विज्ञान में अध्याय राजनीतिय पठार का अध्ययन करेंगे। भारत का एक बड़ा हिस्सा पठारी प्रदेश है, जिसे राजनीतिय पठार के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला और कच्छ से होते हुए लगभग यमुना और गंगा के समानांतर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों और उत्तर पूर्व में शिलोंग पठार तक और समस्त दक्षिण प्रायद्वीप में है। वास्तव में भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से पठार का कुछ हिस्सा उत्तर में सिंधु और गंगा के अवसादों के नीचे दबा हुआ है। कहीं कहीं इस प्राचीन पठार के हिस्से मैदानी इलाके में देखने को मिलता है। पिछले पाठ में हमने भारतीय प्लेट के बारे में पढ़ा है। भारत का विशाल प्रायद्वीपीय पठार ही वह भारतीय प्लेट है जिसे गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है। यह दक्षिण एशिया का एक प्राचीन भूखंड है। इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों से बना है, जिनमें आग्नेय तथा कायंत्रिक शैलें ग्रेनाइट, बेसाल्ट आदि पाई जाती है। कुछ सीमांत इलाकों को छोड़ इस भूखंड के ऊपर समुद्र का अतिक्रमण प्रायः नहीं हुआ। वैज्ञानिकों का मत है कि लाखों वर्ष पहले भारतीय प्लेट या गोंडवाना लैंड धीरे धीरे खिसकते हुए उत्तर के यूरेशियाई प्लेट की ओर विस्थापित हो रहा था। जब वह वर्तमान स्थिति में पहुंचा, तब इसका पश्चिमी भाग धंस गया और है ना। यहाँ आज अरब सागर में भू अवतरण के कारण समस्त प्रायद्वीपीय पठार का ऊंचा स्वरूप बना, जिस पर सदियों से कटाव अपरदन की प्रक्रिया ने धरातलीय स्वरूप का निर्माण किया है। जहाँ की चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम थी, यहाँ कटाव अधिक हुआ और कठोर चट्टान कम अपरदित हुई। लाखों वर्ष से चली आ रही इस प्रक्रिया ने पूरी तरह समतल धरातल का निर्माण न कर ऊंची नीची धरातल का निर्माण किया। यहाँ के अधिकतर पहाड़ कठोर चट्टानों के अवशेष हैं, जिन पर आज भी अपरदन कार्य हो रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इन पहाड़ियों के उत्तरी भाग हिमालय के पर्वत श्रृंखला, हिमालय के पर्वत शिखर की तरह नुकीले नहीं वरन गोलाकार है। पठार के सीमांत पट्टियों पर ऊंचे पहाड़ तथा अपरिमित पठार देखे जा सकते हैं, जैसे सह्याद्री और अरावली पर्वत। भूगर्भिक हलचलों के कारण पठार में कहीं कहीं भ्रंश या दरार की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही भ्रंश के उत्पन्न घाटी में नर्मदा की ताप्ती नदियां प्रवाहित होती हैं। हिमालय के निर्माण के समय
प्रायद्वीपीय पठार अस्थित था, जिसके कारण धरातल पर दरारें बनी और कुछ क्षेत्र ऊपर उठ गए। कॉलोनी और नीलगिरी पहाड़ियां इसके उदाहरण है। दक्कन का लावा क्षेत्र, जिसे काली मिट्टी का प्रदेश भी कहते हैं, ज्वालामुखी से निकले लावा के जमाव विशेष से बना है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है, इसलिए यहाँ प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पठारी क्षेत्र हिमालय और मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक स्थिर है, लेकिन यहाँ भी कभी कभी भूकंप आए हैं। जैसे सन 1998 में महाराष्ट्र के लातूर का भूकंप तथा सन 2004 में आया गुजरात का भूकंप। भारत के विशाल पठार का भौगोलिक अध्ययन में इस विशाल पठार को दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें है पहला मध्यवर्तीय उच्च भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में है, जिसके उत्तर पश्चिमी छोर में अरावली पर्वत है। विंध्याचल श्रेणी एवं अरावली के मध्य में मालवा का पठार, उत्तर में बुंदेलखंड का पठार, पूर्व में बघेलखंड तथा सुदूर पूर्व में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। सामान्यतः इस उच्च भूमि का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है और प्रमुख नदियों चंबल है, बेतवा है ना, के बहाव की दिशा से भी याद होता है। मध्यवर्ती उच्च भूमि के उपयुक्त वर्णित विभागों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे मालवा की मिट्टी काली है, इसे कपाल की मिट्टी भी कहते हैं। बुंदेलखंड का धरातल अधिक उबड़-खाबड़ है। इसके पश्चिमी भाग में बिहड़ का दृश्य देखने को मिलता है। बघेलखंड क्षेत्र मुख्यतः पहाड़ियों से घिरा है। इसके बड़े भाग पर विंध्याचल तथा कैमूर श्रेणियों का विस्तार है। यही स्थिति छोटा नागपुर के पठार की है। इसके उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ी, उत्तर में हजारीबाग और दक्षिण में कुरहन की पहाड़ियां है। मध्यवर्ती उच्च भूमि के सभी भूखंडों में छोटा नागपुर का पठार खनिज की दृष्टि से सबसे धनी है। इसमें स्थित दामोदर घाटी में कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, है ना, डोलोमाइट आदि पाया जाता है। दूसरा आते हैं दक्कन का पठार। इस पठार का विस्तार ताप्ती नदी के दक्षिणी तट से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक तथा पश्चिम में पश्चिमी घाटी से पूर्व में पूर्वी घाट तक है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इसकी आकृति भुजाकार है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल राज्य पूर्णतः या अंततः आते हैं। इस त्रिभुज की एक भुजा जो पूर्वी घाट से होकर गुजरती है, नीलगिरी से राजमहल पहाड़ी को जोड़ती है। दूसरी भुजा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, महादेव
पहाड़ियां और मैकाल की पहाड़ियां। तीसरी भुजा सह्याद्री पर्वत श्रेणी है, जिसे पश्चिम में स्थित होने के कारण पश्चिमी घाट भी कहते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रेणी में कहीं कहीं ऊंचाई कम है। ऐसे कम ऊंचे और चौड़े भाग को घाट के नाम से भी जानते हैं। इन घाटों से पठारी तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान होता है। उत्तर से दक्षिण क्रमशः बालाघाट, घोरघाट और पालघाट, बालघाट, घोरघाट और पालघाट ऐसे 3 प्रसिद्ध घाट हैं। पूर्वी घाट पूर्वी तट के समानांतर महानदी की घाटी से नीलगिरी की पहाड़ी तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी पर मिल गए हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी आदि नदियों पूर्वी घाट को काटकर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये उपजाऊ डेल्टाई मैदानों की रचना करती है। प्रायः द्वितीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ के बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस बेसिन का ढाल पूर्व की ओर है। यह महानदी जल प्रवाह क्षेत्र में आता है। नदियों में इस पर उपजाऊ मिट्टी बिछाई है। नदियों ने इस पर उपजाऊ मिट्टी बिछाई है। इसका उत्तरी व उत्तर पूर्वी भाग पठारी है, जिसे स्थानीय रूप से जसपुर का पठार, धर्मजगढ़ का पठार, रायगढ़ का पठार के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम भाग में सूरी की पहाड़ी और पश्चिमी भाग में मैकल श्रेणी पर्वत फैली है। इस बेसिन के दक्षिण में बस्तर की उच्च भूमि है, जिसे दंडकारण्य कहते हैं। यहाँ बैला जिला व सलीराज जिला क्षेत्र उच्च किस्म के नव से भरा है। चूना पत्थर तथा डोलोमाइट पत्थरों की प्रचुरता है। यह क्षेत्र भूगर्भीय गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। कुटुम्बसर गुफा, कैलाश गुफा, दंडक गुफा यही है। इस क्षेत्र में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। प्राय द्वितीय पठार राजमहल की पहाड़ियों पर ही समाप्त नहीं होता। इसका एक भाग उत्तर पूर्व में भी फैला है। स्थानीय रूप से यह किलौन का पठार, कार्सी एंगलौन पठार तथा उत्तर अचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। इस पठार को मुख्य पठार से जोड़ने वाली चट्टानें गंगा के जलोढ़ से ढकी हुई है। मेघालय में पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया हैं, जिस पर स्थित मासिमराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अब आते हैं दक्कन ट्रेक। तो पश्चिमी घाट के पूर्व में दरारी उद्गार से निकले लावा से बना क्षेत्र दक्कन लावा ट्रेक के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार 51,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर है। इसी पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसमें कई खनिज पाए जाते हैं।
जो भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक है और खेती के लिए जरूरी है। अब है ना, इसी पठार में खनिज संपदा और उत्खनन, है ना, पठार में खनिज संपदा और उत्खनन। तो भारत का पठार प्राकृतिक संसाधनों से भरा है। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ उत्खनन और कई उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कोयला, लोहा, बॉक्साइट, है ना, मैग्नीज आदि के विशाल भंडार है। यह कहा जा सकता है कि भारत का अधिकतर खनिज पठारी प्रदेश से ही प्राप्त होता है। अब आता है उत्खनन कैसे होता है, खदानों में मजदूर कैसे काम करते हैं, खदानों में जो खनिज निकलता है उसका क्या उपयोग होता है। इसे जानने के लिए हमें खदान क्षेत्र का भ्रमण करते हैं कि झारखंड के धनबाद जिले में कोयले की प्रमुख खदान है, जिसे झरिया कोयला क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार है। जमीन के अंदर से कोयला निकालने के लिए सुरंगें बनाई गई है। इस खदान के मैनेजर ने बताया कि यहाँ जमीन के नीचे लंबी सुरंगें बिछा दी गई है। यहाँ सैकड़ों मजदूर स्टील की टोपी पहने कोयला निकालने का काम करते हैं। वो जो एक मैनेजर था उसने ये बताया कि नीचे घनघोर अंधेरा होता है, इसलिए काम करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। हमने देखा कि कुछ मजदूर हाथ में बैटरी चालित लैंप लिए हुए थे और कुछ की टोपी के अगले हिस्से में लैंप लगा हुआ था। कोयला निकालते हुए सुरंगों में ऊपर से पत्थर या चट्टान गिर सकती है, तो इसके बचाव के लिए स्टील की टोपी पहनना आवश्यक होता है। सुरंग की छत को गिरने से रोकने के लिए लकड़ी और लोहे के खंभे और बीम लगाए जाते हैं। कोयला चट्टान की तरह बहुत कठोर होता है और उसे निकालने के लिए बारूद से तोड़ा जाता है और फिर टोकरियों में भरकर ट्राली के डिब्बों में भरा जाता है। ये ट्रालियां पटरी पर चलती है और इन्हें शास्त्र के रास्ते लोहे की चैन से खींच कर बाहर लाया जाता है। यहीं से कोयले को धुलाई के लिए वास्तव में ले जाया जाता है। जमीन के नीचे खदान में काम करना जोखिम भरा है। खदानों में दुर्घटनाएं हो जाती है। ऐसी 1975 में धनबाद के इसी कोयला क्षेत्र में स्थित घासनाला खदान में चार नाला खदान में कोयले की दीवार गिर जाने से खदान में अचानक बाढ़ की तरह पानी भर गया और लगभग 400 से अधिक मजदूर डूबकर मर गए। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में और स्वतंत्रता के लगभग 20 वर्ष के बाद तक खदानों को ठेकेदार और निजी कंपनियां चलाती थी। तब सुरक्षा की उचित व्यवस्था की कमी थी। बाद में सरकार ने खदानें अपने हाथ में ले ली, है ना। फिर चार नाला जैसी दुर्घटनाएं अब कम होती है, लेकिन खदान में काम करने वाले मजदूरों को लगातार धूल में काम करने से फेफड़े की बीमारी हो जाती है और उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कोयले के अलावा और भी खनिजों का प्रायद्वीपीय पठार में उत्खनन होता है, जैसे लौह और एस्के हैं, मैग्नीज है, बॉक्साइट है और चूना पत्थर है। इस तरह धातुओं पर आधारित उद्योगों
के लिए भारत के पठारी प्रदेश में कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उद्योग चलाने के लिए बिजली चाहिए। बिजली बनाने के लिए कोयला यहाँ आसानी से प्राप्त होता है। यहाँ कोयले पर आधारित कई साफ बिजली घरों की स्थापना हुई है। साथ ही यहाँ बड़े बांधों से पन बिजली का भी उत्पादन होता है। धन्यवाद।